कंफर्म है कि आपके नवंबर दिसंबर में होंगे, क्योंकि सरकार को अब ये दिख गया कि बेरोजगार लोगों की अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो सत्ता पे कहीं ना कहीं आंच आएगी। और सरकार इसी चक्कर में अब देखना जल्दी जल्दी कुछ जगहों पे कुछ टाइम के लिए तो कम से कम पेपर भी कराएगी और लोगों को ज्वाइनिंग्स भी देगी। हमारे लिए तो फेवर की बात है, क्योंकि जितने फॉर्म भरवाए गए हैं उतने एग्जाम टाइमली होते रहे तो ठीक है, हर घर में नौकरी आने का एक रास्ता कम से कम खुल जाता है। चलिए, अब सिलेबस ज्यादा है और टाइम कम है तो पढ़ने पर फोकस रखना सभी लोग। ऐसा ना हो अब तुम टाइम पास समझो, ये टाइम बहुत कीमती है और ये आने वाले 2.5-3 महीने जीवन का पूरा स्ट्रक्चर बदल के रख सकते हैं अगर नौकरी मिल जाती है तो। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, जीवन के 2 पड़ाव सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका करियर और एक आपका शादी, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं अंतिम सांस तक। तो अब आपके हाथ में आपका करियर, 2.5-3 महीने की मेहनत अगर करियर बना सकती है तो इससे बढ़िया और कोई चीज हो ही नहीं सकती, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। अब महज हाथ पे हाथ रख के बैठना या सिर्फ अपना क्लास सुन लेने से काम नहीं चलेगा, किताबें उठाओ और अब दिन रात मेहनत करो। 6-6 घंटे की तो क्लासेस चली रही हैं, इनके अलावा 5-6 घंटे के अलावा थोड़ा सा आराम करके फिर दोबारा पढ़ा करो। सारी चीजों को रिवाइज करने का टाइम है। अब सिर्फ ये नहीं कि पढ़ लिया और हो गया काम, अब खुद पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। अभी तो तुम सुनने का काम करते हो, अब पढ़ने का काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करना। मैंने मुगलों का टॉपिक आपको पढ़ा दिया था, मुगलों के टॉपिक के साथ अब ये भी पढ़ेंगे, पर इससे पहले थोड़ा सा मैं समझा दूं। मैंने मुगलों का कंप्लीट टॉपिक आपको करा दिया। भादशाह हम पढ़ चुके, उत्तर मुगल पढ़ चुके। अब हमें याद है शाहे बेखबर कौन था, लंपट मूर्ख कौन था, रंगीला किसके नाम में आता था, और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके टाइम में हुई, बक्सर की लड़ाई किसके टाइम में हुई, ऐसा कौन था जिसने अपनी पेंशन बढ़ाने राजा राम मोहन रॉय को भेजा, ऐसा कौन था जिसने 57 की क्रांति के टाइम केंद्रीय नेतृत्व संभाला। ये सब चीजें अब हमें आनी चाहिए, एक एक नंबर की हैं पर हैं कीमती। हमें सबके मकबरे पता होने चाहिए। 3 मकबरे बाहर हैं, एक बाबर का जो उसके पोते ने आरामबाग आगरा से उखड़वा के, और 2-4 जो हड्डी उनकी थी भाई, हड्डी अस्थि अवशेष कह लो, वो सब ले गए वो बाहर, कहाँ, काबुल में। फिर उसके बाद हुमायूं का दिल्ली में बना। भादशाह याद करना ना, बाबर का बाहर है काबुल में, पहले था आरामबाग आगरा में। अकबर ने जब उनकी किताब पढ़वाई तुजू के बाबरी, तो उसमें था कि मेरी इच्छा है कि मुझे मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए, तो इसलिए उसने अपने दादा के बचे खुचे अवशेषों को काबुल में स्थानांतरित करा दिया। तो पहले वाले का काबुल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम या बेगा बेगम, और अकबर ने उसमें काम किया था। वो पहला ग्रेट गार्डन टॉम्ब है जो पिछली बार डीपी में आया भी था। इसके बाद BHA अकबर का सिकंदरा में है, आगरा के पास पड़ता है सिकंदरा। और मैंने बताया था कैसे कहते हैं कि उसको जाटों के राजाओं ने लूटा था, सोने से लथपथ था, तो आगरा के पास सिकंदरा में। BHA जहांगीर, जहांगीर की पत्नी ने लाहौर में शाहदरा नाम की एक जगह है, वहां इनका मकबरा बनवाया। शाहजहां मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवा गए, उनकी कब्र भी वहीं पर है। और इसके बाद शाहजहां के बाद आया औरंगजेब, जिसने कभी भी ज्यादा स्टाइल मारी नहीं कपड़े पहनने में, सिंपल सी टोपी पहनता था, बहुत ही सादे कपड़े, और सिर्फ अपना जीवन यापन लायक कमाता था, खुद कुरान को ट्रांसलेट करके लिखता था, या वैसे भी ओरिजिनल उसमें लिखता था, या इसके अलावा टोपी सीकर भी, कि भैया मैं जो हूँ टोपियां इतनी बना दूंगा, मेरी अमीर लोग पहनेंगे, वो खरीदेंगे, मैं बादशाह की बनाई हुई टोपी है, तो उसके दाम से जितना मुझे मिलेगा उसमें मेरी गुजर बसर बढ़िया चल जाएगी, इसलिए जिंदा पीर कहलाता है। कट्टर मुसलमान था, अपने धर्म के लिए बहुत कुछ किया, और हिंदू धर्म के खात्मे के लिए मंदिर तोड़वाने के आदेश हमने पढ़े थे, कई मंदिरों को लूटा गया, किताबें जला दी गई, तो पुराने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। भादशाह के सारे मकबरे हमने देखा, 2 बाहर पढ़े, इनमें से किस किसके, एक पहले वाले का काबुल में, और एक जिसकी पत्नी बहुत डोमिनेशन में थी, जिसका नाम था जहांगीर, जिसका लाहौर शाहदरा में। अब सबसे लास्ट मकबरा हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति के मेन लीडर का, जो कि लीडर कहने के थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, बहादुर शाह जफर जिनको कहते हैं, या बहादुर शाह सेकंड, क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट शाहे बेखबर था। औरंगजेब के मरने के बाद 5 साल के लिए आया था ना, 1707 से 1712, खुद 60-65 साल का था, उसको कोई खबर ही नहीं थी। तो इस तरह से हमने सारी चीजें पढ़ी। इस सबसे अंतिम वाले को 57 की क्रांति जिसने संभाली थी केंद्रीय नेतृत्व में, इसका मकबरा भी रंगून में है, क्योंकि इसको अंग्रेजों ने मांडले जेल में बंद कर दिया। तो एक बादशाह को देखो कैसे छोटी सी जेल में बंद होना पड़ा, और इन्होंने लिखा था, शायर थे ये, कि कैसी किस्मत पाई है मैंने, और 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। इसका मतलब मुझे 2 गज जमीन मरते टाइम नसीब नहीं हुई, जबकि मैं जो हूँ शहंशाहों के या बादशाहों के खानदान का हूँ। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। अंतिम मुगल तक हमने सब कुछ एक एक करके, देखो मैंने सारा सीरीज में पढ़ाया था तुम्हें। उत्तर मुगल वालों का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो बताया था भाई, नादिर शाह का आक्रमण पूछ सकते हैं, बक्सर की लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध है, या पेंशन वाली बात पूछ लेंगे, या लंपट मूर्ख पूछ लेंगे, या किसने टैक्स फ्री कर दिया, तो सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी। अब लास्ट आता है मुगलों का प्रशासन कैसे चलता था। वैसे तो जैसे जैसे पढ़ाया गया मैंने सब चीजें साथ साथ बताई हैं, फिर भी एक होता है तरीके से इसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लें। मुगल प्रशासन, मुगल प्रशासन में क्या है, मुगलों में जैसे हम जानते हैं प्रशासन कब चलेगा, जब आपके पास पैसा होगा। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बात करूंगी, फिर इनको पॉइंट्स में पढ़ेंगे तो थोड़ा टफ पढ़ेंगे, भाषा टफ है। पैसे के बिना आपका घर परिवार नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता, बादशाह नहीं चल सकते, तो पैसा कंपलसरी है कमाना। राजाओं का, महाराजाओं का कमाने का तरीका क्या था, पैसा कमाने के लिए ये लोग जनता के ऊपर टैक्स लगाते थे। भाई आज भी सरकार का कोई पैसा नहीं है, सरकार जनता से टैक्स लेती है। टैक्स लेना बुरा बिल्कुल नहीं है, अगर सरकार उसके बदले में काम करे। राजा काम करते थे तो टिकते थे, नहीं काम करते तो जनता उनको खुद हटा देती थी, या कोई और अड़ोसी पड़ोसी उनके ऊपर अटैक करके उनको मार डालता था। तो सरकार उस टाइम पे भी, जो सरकार मतलब राजा, टैक्स लिया करता था लोगों से, और इस टैक्स के लिए देखो मैंने एक पद्धति बताई थी, दहशाला, याद होगी आपको, एक मनसबदार प्रणाली, मनसबदारी भी कह देते हैं, प्रथा। अगर आपको याद हो, ये अकबर की देन है, दहशाला, ये भी टैक्सेशन का सिस्टम था, और मनसबदारी, मनसबदार बना दिए जाते थे, एक एरिया के हेड। ऐसे ही एक करोड़ी, एक पोस्ट मान लीजिए, एक पद मान लीजिए, कहीं कहीं वो किरोड़ी भी लिखा है, किरोड़ी, ये भी अकबर की ही देन थी। दहसाला भी टैक्सेशन सिस्टम है, मनसबदार एक पद है जिसपे भाई आप इस मनसब के, इस इलाके के मुखिया हैं, आप यहाँ से जितना कलेक्शन होगा टैक्स का इकट्ठा करके और बादशाह के खजाने में पहुंचा देना, क्योंकि बादशाह हर जगह घूम नहीं सकता खुद, तो ऐसे मनसबदार बनाए जाते थे। ये मनसबदार अपने एरिया में टैक्स इकट्ठा करते, एक सेना को अपने पास रखते, मेंटेन करते उसका खर्चा, और जरूरत पड़ने पर तुरंत से बादशाह के पास अपनी सेना लेके पहुंच जाते। ये सब अकबर की देन है। किरोड़ी या करोड़ी क्या था, एक एरिया विशेष में एक आदमी को कहा जाता, आप इस एरिया के हेड है और आपको 1 साल में 1 करोड़ रुपया टैक्स के फॉर्म में इकट्ठा करके देना है। तुम्हें लगेगा उस टाइम पे 1 करोड़,
उस टाइम पे करोड़ रुपए सच में हुआ करते थे, 1-1 करोड़ के पता नहीं कितने करोड़ रुपए। आज करोड़ की वैल्यू उतनी नहीं है, आज करोड़ में एक प्लॉट आ जाता है, बल्कि बहुत बार तो जगह महंगी हो तो प्लॉट आता भी नहीं, लेकिन तब करोड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा रही होगी। और उस टाइम पे सोचो करोड़ रुपए टैक्स आता था, कितना अमीर देश था ये, जहां उस टाइम में, आज तो मैं सदियों पहले की बात कर रही हूँ, करोड़ रुपए टैक्स में एक आदमी इकट्ठे कर लेता था। बहुत ज्यादा सच में ये सोने की चिड़िया था ये देश। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि ये पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका था। इसके अलावा क्योंकि प्रशासन पैसे के बिना चल नहीं सकता, पैसे की इकाई की बात करूं तो सोने के सिक्के भी चलते थे, लेकिन अब सोना धीरे धीरे कम हो रहा था। और सोने का सिक्का जो सबसे फेमस है मुगलों में वो है इलाही। इलाही से कुछ याद आता है? दीन इलाही धर्म भी चलाया था किसने? अकबर ने 1582 में। इलाही संवत चलाया था 1583 में। इसी नाम का सोने का सिक्का था। लेकिन सोने का सिक्का इतना नॉर्मल नहीं था कि हर आदमी के हाथ में चले। आज भी आप देखो, क्या 2-2 हजार के नोट सबसे ज्यादा चलते हैं? नहीं, सबसे ज्यादा चलती है छोटे वाली मनी, 10, 20, 50, 100, 200, ये ज्यादा चलते हैं। 500 का नोट अब है ना, 500 वाला ग्रीन वाला ग्रे, हाँ आ गया ना। तो अब 1000, 2000 तो थोड़ा कम होता है। अगर कहीं सबसे ज्यादा रोटेशन में तो छोटी मुद्रा। तो यानी इलाही सिक्का बहुत रोटेशन में नहीं था, लेकिन सोने का सिक्का था अकबर के टाइम का। ये सब देखो अकबर से जुड़ा इसलिए क्योंकि अकबर बहुत बड़े टाइम तक राज कर गया और उसने पूरे भारत को बहुत बढ़िया कंट्रोल में बांध के रखा। एक बात सिक्के के बारे में, सब पैसे की बातें हो रही हैं। दूसरा, जो अर्थव्यवस्था खड़ी थी ना, ये खड़ी हुई थी चांदी के सिक्कों पर। मतलब चांदी का जो सिक्का है इसकी कीमत थी। अर्थव्यवस्था की जब बात करें, सोने का सिक्का था इलाही नाम का अकबर के टाइम में, लेकिन कम चलता था, लिमिटेड चलता था, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। चांदी के सिक्के में सबसे ज्यादा लेन देन था और आम जनता और नीचे के सिक्के में यूज करती थी, जिसको दाम कहा जाता था। ये तांबे का सिक्का था, तांबे के सिक्के। ठीक है, तो जैसे आज हम कहते हैं ना भाई 10 के, 20 के और 50 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट। भाई 2000 का लेन देन हर कोई थोड़ी करता है। अब रिक्शा वाला, रेहड़ी वाला, सब्जी वाला, आप रोजमर्रा में देखिए आप कितने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप 10, 20, 50, 200, 500 यही नोट ज्यादा यूज करते हैं। 2000 हम यूज करते हैं जब हमें ज्यादा शॉपिंग करनी हो या कोई बड़ी चीज खरीदनी हो। रोजमर्रा के रेहड़ी वालों को आप 2000 थोड़ी पकड़ाते हैं। तो इस तरह के जो सिक्के थे जो छोटे स्तर पर ज्यादा यूज होते थे वो दाम थे, तांबे के सिक्के। जो अर्थव्यवस्था मेन खड़ी थी वो चांदी के सिक्के पर खड़ी थी, जिसको रुपया भी कह देते थे, और सोने का सिक्का था इलाही। तो ये 3 चीजें याद रखना। अभी आप लोगों के टाइम में तो नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो बंद हो गया वो। तब देखो शायद तुमने सुना हो चवन्नी, ऐसे शब्द थे, है ना, चवन्नी, ऐसे ही अठन्नी, ये शब्द खूब इनमें चीजें आती थी। और मुझे ध्यान है चवन्नी में भी हम तो आइसक्रीम भी खाया करते थे। 25 पैसे की आइसक्रीम आती बढ़िया वाली, 50 पैसे की और अच्छी, 1 रुपए की अमीर वाली। जैसे आज 35-40 रुपए की आइसक्रीम आती है ना, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, अब तो कितने की ले लो, लेकिन तब ऐसे 25 पैसे की आइसक्रीम आया करती थी। तो ये चवन्नी अठन्नी कहाँ से आया जान लो। आना एक शब्द है, आना, तो 4 आना तो चवन्नी बन गया, 8 आना तो अठन्नी बन गया, 8 आने मिला के तो 16 आना, मतलब 1 रुपया बन गया। अभी पुराने लोग कहते हैं 16 आने की बात है, 16 आने सच्ची बात है, यानी उसकी कीमत 1 रुपए। तो आज का 1 रुपया नहीं, तब का 1 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। तो चवन्नी, अठन्नी, 8 मिला के 16 आने, और 16 आने मतलब 1 रुपया, रुपये की बहुत कीमत थी। तो ये जो आना शब्द है ना, चवन्नी अठन्नी में जो छिपा हुआ है, 4 आने, 8 आने, आना, ये मुद्रा है आना, और ये मुद्रा चलाई थी शाहजहां ने। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमें ध्यान से समझना है। इलाही सोने का सिक्का अकबर का है, चांदी के ऊपर अर्थव्यवस्था चलती थी, आम इंसान छोटी लेन देन तांबे के सिक्के में करते थे, जिसको दाम कहा जाता था। और जो ये आना शब्द है चवन्नी अठन्नी वाला, पीछे तक भी यूज होता था, अब बंद किए वो कुछ साल पहले, ये शाहजहां की देन है। तो ये सारी चीजें पैसों से जुड़ी हैं। दहसाला व्यवस्था टैक्स का सिस्टम है, मनसबदार एक पोस्ट है जिसपे मनसब बैठता था, और फिर वो 400 का, 800 का, 1000 का, इस तरह के मनसब मिलते थे, और मनसब राजकुमारों को भी दिए जाते थे। और ऐसे ही करोड़ी या किरोड़ी एक अधिकारी था, जिसके ऊपर ये था कि तुम्हें 1 करोड़ रुपया कुछ भी करो अपने एरिया से इकट्ठा करके टैक्स के फॉर्म में मेन सिस्टम तक पहुंचा दो, यानी राजा तक, महाराजा या बादशाह तक पहुंचा दो। ये पैसे का तरीका था। ठीक है, ऐसे एक शब्द आप सुनेंगे, जात और सवार। ये क्या थे? ये भी एक तरह से आदमी का पद बयान करते थे। जैसे आज हम सोचते हैं जात पात मतलब ब्राह्मण, मुस्लिम और इस तरह के, ये ब्राह्मण, हिंदू में और क्षत्रिय और इस तरह के ना, तब जात का मतलब था कि भैया आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद, आपकी कितनी वैल्यू है सोसाइटी में। इसके लिए जात और सवार शब्द का यूज करते थे, और जात से इंसान की वैल्यू का आइडिया लगता था। भाई कितने जात हैं, तो बताते थे, कोई रैंकिंग इनकी दे रखी थी, जिससे आदमी की पद का अनुभव करते थे आम लोग कि भाई इसके ये रैंक है। ठीक है, चलिए इसके बाद, और अगर पैसों की बात करें तो यही सब मेन था। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, जैसे इस टाइम पर मुगलों के टाइम में हमने पढ़ा था स्वर्ण काल था। ये किस चीज का? 2 चीजों का। एक चित्रकला का, चित्रकला में मंसूर नाम याद होगा ना, बसावन होगा, अब्दुल सम्मद नाम याद होगा, ये मैंने सब बताए थे आपको। चित्रकला का स्वर्ण काल था जहांगीर का टाइम पीरियड, जहांगीर। और अकार रिजा लिख देते हैं, कहीं कहीं आगार रजा लिखा है, कहीं कहीं अकार रिजा, जिसके नेतृत्व में इसने एक बहुत बड़ी चित्रशाला बनवाई थी, और इसने एक अपने ही पेंटर को ईरान के शासक की पिक्चर बनाने के लिए भेजा था। ठीक है, तो ऐसे स्वर्ण काल चित्रकला का। और अगर पूछेंगे स्थापत्य कला का, आर्किटेक्चर का, तो आप कहेंगे शाहजहां, जिसका सिक्का मैंने क्या बताया, आना। ठीक है, तो शाहजहां ने, फिर एग्जाम्पल क्या दोगे, ताजमहल है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, सब शाहजहां की देन है। लेकिन लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने नहीं बनवाई, वो इसके बेटे औरंगजेब ने बनवाई, जो कि कट्टर मुसलमान था। ये बेसिक सी चीजें बहुत छोटी छोटी, इनको मैं एक बार आपको पॉइंट्स से समझा दूं, पेपर में आ जाती है एक नंबर में बहुत बार। इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा मुगलों का। तो मुगल कौन कौन थे, किस किसके मकबरे कहाँ हैं, किसके टाइम में क्या खास हुआ, उनके प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना आए। देखो ये तो हमने पढ़ लिया था ना, मुगल कालीन सारे मैंने समझा दिए थे आपको। अब पढ़ना है मुगल प्रशासन, कैसे इनका सिस्टम रन करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन। भाई इतना राजपाट चला इनका, 1526 से 1707 तक तो बड़े ही चले, फिर 1857 तक तो कुछ तो इनके अंदर लायकियत होगी, वरना तो ये आते और चले जाते। तो उस लायकियत के कारण क्या क्या इनके स्टेप्स थे वो जानना जरूरी है। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया। पेपर में आ जाएगा मनसबदारी क्या है, तो अकबर की चलाई एक प्रथा है, मंगोलों की सैन्य प्रणाली से लिया गया था। मनसबदार मैंने बताया ना, ये सेना रखते थे, खर्चा उठाते थे सारा, राजा को जरूरत पड़ती तो अपनी सेना को तुरंत लेके पहुंच जाते। तो मनसबदार बनना एक बड़ा ओहदा था, एक पद था। मनसब एक क्षेत्र विशेष के हेड होते थे। जात से व्यक्ति के वेतन, अभी बताया था मैंने आपको कि भाई उसकी वैल्यू मापी जाती थी, कितना, जैसे आज हम कहते हैं अच्छा ठीक है कितना कमा लेते हो, तो आदमी की वैल्यू कमाने से मापता है ना, आज तक भी इंसान, तब भी ऐसा ही था। तब जात से उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा, भाई ठीक है इसकी ये वैल्यू
है सोसाइटी में। तो जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान और सवार पद, सवार सवार मतलब कितने घोड़े हैं, घुड़सवार दस्तों की संख्या पता चलती थी। क्या सारे बराबर की सेना और घोड़े रहते? नहीं, वरना तो वे राजा ही बन जाते। सब अलग अलग दस्ते मेंटेन करते थे। किसी के 1000 के घोड़े की सेना थी, किसी की 2000 की, किसी की 10,000 की। वो डिपेंड करता था उसकी जात और सवार। तो जात से आपका प्रतिष्ठा कि आपका कितना मान सम्मान है, और जात के बाद सवार से आपके पास कितने घोड़ों की सेना है, क्योंकि जात और सवार दोनों यूज किए जाते थे जब भी लड़ाई झगड़े होते थे। अब एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको पता चले किसी भी आदमी को आ रहा है कोई बड़ा अधिकारी, आप कहीं फंक्शन में जाते हैं तो आपने देखा जब सोशल फंक्शंस होते हैं तो वहां सबसे आगे की लाइन वीवीआईपी की होती है। तो उसमें देखो लिखा होता है प्रेसिडेंट, या उसी जिस भी सोसाइटी ने कर रखा फंक्शन, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर सेक्रेटरी, फिर जनरल सेक्रेटरी। तो ये हमें नहीं पता कि उन पे आके कौन बैठने वाला है, लेकिन उस पद की इंपॉर्टेंस है और हम समझते हैं अच्छा ये प्रेसिडेंट की कुर्सी है, मतलब यहाँ पे सोसाइटी का प्रेसिडेंट बैठेगा। तो अपने आप मन में को ना अच्छा ये है प्रेसिडेंट। जो इस तरह से हम आज फील करते हैं ना, वो तब जात से फील करते थे कि आपका वेतन आपकी प्रतिष्ठा का आइडिया लगता था कि अच्छा इतना कमाता होगा, इसकी ये इसका रॉब होगा। और सवार से क्या कि इसके पास इतने घोड़ों की सेना होगी। तो ढेरों सवार थे, किसी की 5000 की सेना, किसी की 2000 की, किसी की 1000 की। ये पूछ लेंगे जात और सवार पद, ये इंपॉर्टेंट है मुगलों के, ठीक है। मनसबदारी बता दिया। अकबर ने सोने का सिक्का इलाही चलाया। इलाही शब्द अकबर के साथ बार बार याद करना, इलाही धर्म, दीन इलाही 1582, इलाही संवत 1583, और इसके सोने का सिक्का भी इलाही है, लेकिन ये बहुत कॉमन यूज में नहीं था। कॉमन यूज में था तांबे का सिक्का, दाम के नाम से, और अर्थव्यवस्था जिसमें मेन खड़ी थी वो था चांदी का सिक्का। तो आगे क्या बता रहे हैं, अकबर ने सोने का सिक्का इलाही चलाया, चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। आज भी हमारे देश की मुद्रा रुपया है ना, हमारी भी, पाकिस्तान की भी, अड़ोसी पड़ोसियों की भी, बस टका अलग है बांग्लादेश की, तो वो ध्यान रखना है। तब ये चांदी का सिक्का रुपया था और अर्थव्यवस्था रुपये पर खड़ी थी, आज भी रुपये पर ही खड़ी है। सोने का सिक्का इलाही था और आम प्रचलन छोटे लोग जो है वो दाम में करते थे। आना सिक्का शाहजहां ने चलाया, ये याद रखना है। तांबे का दाम और जीतल अन्य सिक्के थे। क्या तुम्हें जीतल और टका याद है? इल्तुतमिश की देन है। जीतल तांबे का और टका चांदी का। अब धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, वो टका नहीं चल रहा। अब यहाँ पे तांबे का दाम जो कि सबसे कॉमन यूज होता था, और जीतल अन्य सिक्के थे। जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई, याद होगा ना, इसका और इसकी पत्नी नूरजहां के सिग्नेचर थे सारी चीजों पर। अब पहले राजाओं ने अपने फोटो बनवाए, धीरे बंद हो गए थे। अब दोबारा जहांगीर शौकीन आदमी है, चित्रकला का शौकीन, तो अपनी पिक्चर इसने अपने सिक्के पर लगवाई जहांगीर ने। इसकी पत्नी के भी साइन चलते थे। हमजनामा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ जाता है, क्या है हमजनामा और पता नहीं चलता। हमजनामा बेसिकली ना एक पेंटिंग है, मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं फिर ये याद रह जाएगी वरना भूलोगे। ऐसे ना दो पेड़ दिखा रखे हैं, ऐसे दो पेड़ आमने सामने। इस पेड़ पे दिखा रखा है एक जगह एक राजकुमार फंस गया है, और यहाँ दिखा रखी है एक भूतनी टाइप की महिला बना रखी है। वो देख के लगा कि भूतनी टाइप की महिला है, और वो जो इस तरह का पिक्चर है ना, बस कुछ नहीं, आप तुम देखोगे तो विकिपीडिया पे सब कुछ मिल जाएगा। आप हमजनामा लिखोगे ना, पेंटिंग सामने ऊपर क्या आ जाएगी। तो वो भूतनी टाइप की महिला जो वो राजकुमार दिखा रखे हैं, देख के आपको लगेगा इसमें क्या ऐसा है कि इसको पढ़ाया जाए, लेकिन उस टाइम में इतना ड्रॉ करके भी इमेजिनेशन को इंप्रूव करना अपने आप में बड़ा स्टेप था। इस पेंटिंग का नाम है हमजनामा। ये पूछ लेंगे क्या है, तो ये एक पीस ऑफ आर्ट कह लीजिए या एक पेंटिंग कह लीजिए। हमजनामा प्रमुख चित्र था, किसने बनाया? अब्दुल समद ने। तो ये पूछ लेते हैं, मंसूर, अब्दुल समद, बिसावन, ये बहुत सारे नाम हैं जो कि फेमस थे मुगलों के टाइम में। हमजनामा एक पेंटिंग है बेसिकली। आगे क्या कह रहे हैं देखो, ये तो हमजनामा पूछे तो याद रखना पेंटिंग और अब्दुल समद। जहांगीर ने, ये फेमस था ना, जहांगीर ने चित्रकार मंसूर, मंसूर मैंने आपको बताया बहुत बड़ा चित्रकार था। जहांगीर चित्रकारों के लिए बहुत खुश रहता था, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देता था। मंसूर कई बार आया है एग्जाम में, ये पक्षियों के चित्र बनाता था, का विशेषज्ञ था। उसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि, ये उपाधि दी इसने मंसूर को, नादिर उल अस्त्र। और अबुल हसन जो व्यक्तियों का चित्र बनाता था, आदमियों का, उसे नादिर उल जमात की उपाधि दी। तो ये दो उपाधि हैं, नादिर उल अस्त्र और नादिर उल जमात, ये दो उपाधियां किसको दी? एक जो पेंटिंग बनाता था पक्षियों की, उसने डोडो पक्षी वगैरह बना रखे थे, और एक वो जो आदमियों के चित्र बनाता था। मंसूर बहुत बड़ा आदमी था जिसका कि नाम चलता है, और अबुल हसन भी। अभी थोड़ी देर पहले तुम हमजनामा पढ़ रहे थे, अब्दुल समद पढ़ा था तुमने, तो ये नाम थोड़े थोड़े सुन लोगे ना, लिख लोगे तो ये याद रह जाएंगे। अब्दुल समद, अबुल हसन और मंसूर। बिसावन भी बहुत बड़ा, बसावन भी था। मुगल काल में तानसेन और बैजू बावरा प्रमुख संगीतकार थे, और शायद मैंने वो कहानी सुनाई होगी कि इन दोनों में एक बार भिड़ंत हो गई। बैजू बावरा ने कहा कि देखते हैं कौन बेहतर है, क्योंकि नवरत्नों में बैजू नहीं था, नवरत्नों में तानसेन था। तो बैजू बावरा ने गाना शुरू किया, इतना मधुर गाया, इतना मधुर कि वहां देखो वो हिरण आ गया, उसको तिलक लगाया, माला पहनाई, फिर वो भाग गया। तो बोला कि ठीक है, अगर तुम उससे ऊपर है ना तो तू गा, और वही हिरण आना चाहिए। आया ही नहीं हिरण, वो कई घंटे गाते रहे। फिर फाइनली माना कि तानसेन की टक्कर देने वाला भी कोई है, बैजू बावरा। वो दरबार में नहीं था, वो अलग है, लेकिन फेमस आदमी है। किसके समकालीन है ये? अकबर के। जहांगीर ने चित्रकार बिशन दास को, आ गया ना, बसावन, बिशन दास, अब्दुल समद, ये बड़े बड़े आदमी, मंसूर वगैरह। बिशन दास को ईरान के शासक शाह का चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा। तो जहांगीर खुद की तो पेंटिंग बनवाता ही बनवाता था, ईरान के शाह के पास अपना एक पेंटर भेजा और बोला तू उसकी पेंटिंग बना के। बिशन दास। अकबर ने करोड़ी, कितने रुपए इकट्ठे? 1 करोड़ रुपए, करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इससे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम मैंने बताया ना वसूल करना होता था, तो 1 करोड़ दाम इसको निकालना पड़ता था। दाम क्या थी? मुद्रा, तांबे वाली। सिक्का जो था सोने का इलाही, और चांदी जिसके ऊपर सारी व्यवस्था टिकी हुई थी उसका नाम था रुपया। तो दाम सबसे छोटी मुद्रा है, इलाही सबसे बड़ी मुद्रा है, और अर्थव्यवस्था टिकी है चांदी के रुपये पर। तो 1 करोड़ का दाम जो निकालेगा उसका नाम था करोड़ी। नाम में दिख रहा है 1 करोड़ रुपए निकालता था, पर 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट था। दहसाला, ये भी कर व्यवस्था थी ना। अकबर का कौन था वो टैक्स सारा डिपार्टमेंट देखने वाला? इसका वित्त मंत्री, अर्थ मंत्री, दीवान कौन था इसका? पैसे वाला, जिसका नाम एक हिंदू था, टोडरमल था। टोडरमल बताया था ना, सारा टोडरमल नवरत्नों में। तो दहसाला कर प्रणाली, नाम इंपॉर्टेंट है, या टोडरमल बंदोबस्त कह देते हैं, में भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है दहसाला। 4 तरह की भूमि है तो 4 तरह का टैक्स लेते थे। जैसे एक भूमि थी बढ़िया भूमि, 1 साल में 2 फसलें, जैसे गेहूं चावल दोनों निकालने। एक भूमि थी कि 3-4 साल में एक बार फसल आएगी। एक भूमि थी कि 1 साल फसल, फिर 1-2 साल खाली, फिर फसल, फिर खाली। और एक भूमि जिसमें कभी कुछ होना ही नहीं। तो जिस तरफ के किसान ऐसी भूमि पर बैठे हैं जिसमें साल में 2 फसलें हो सकती हैं, वहां
वहां करोड़ी बहुत आसान से करोड़ रुपए निकाल लेगा। लेकिन अगर कोई बैठा है बंजर भूमि में, अब आप आज के भारत में देखिए, एमपी का नीचे वाला हिस्सा, झारखंड, उड़ीसा में खेती बहुत ज्यादा नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनकी मिट्टी में खनिज पदार्थ हैं। तो जहां खनिज ज्यादा होंगे वहां खेती थोड़ी हो सकती है। हरियाणा, पंजाब खेती में नंबर 1 नंबर 2 है, यूपी भी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में खनिज बहुत कम है। खनिज कम है इसलिए मिट्टी उपजाऊ है, नदियों का पूरा जाल बिछा हुआ है। तो दो में से दोनों चीज नहीं मिल सकती। या तो आपके में मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी तो खनिज नहीं होंगे। हरियाणा में खनिज बहुत कम है, नाम मात्र के, ना बराबर मान लो, थोड़ा मोड़ा मिलता है वो महेंद्रगढ़ में जहां खेती कम होती है। तो अगर हरियाणा मेन की बात करें तो हरियाणा के मेन इलाके में कोई खनिज नहीं है। लेकिन उड़ीसा, झारखंड भरे पड़े हैं खनिजों से। जहां खनिज मिलेगा वहां खेती नहीं होगी, और जहां खेती होती होगी वहां खनिज नहीं मिलेगा। दोनों चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस टाइम में खनिजों की उतना ज्ञान था नहीं, कोयले का ये क्या करते, ज्यादा निकाल के, पेट्रोलियम का इनको ज्ञान ही नहीं था। तो इनके लिए मेन क्या था कि कौन सी भूमि बढ़िया है, क्योंकि टैक्स मेनली ये जमीन से पैदावार से लिया करते थे। इनके टाइम में सर्विस ज्यादा थोड़ी थी। तो क्या कह रहे हैं, 4 भाग थे इसके। पोलज, पोलज मतलब बहुत बढ़िया, जिसको आप जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान कहते हैं ना, जहां साल में 2 फसल वाली भूमि, पोलज, तो बहुत बढ़िया भूमि। इसी से मेन टैक्स इकट्ठा करते थे, करोड़ी वरोड़ी यहां से बहुत जल्दी पैसा निकाल लेते थे। अब अगर किसी के घर में पैसा होगा तो ही तो वो टैक्स देगा, अपना पेट ना भरे तो टैक्स कैसे देंगे। अगर आप कमाते हैं, मान लीजिए आप साल के 10 लाख कमाने लग जाए तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप 1 भी रुपया नहीं कमाते तो टैक्स कहां से दोगे। तो जिसकी भूमि बढ़िया है वो टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं मानता। अब जिसकी बंजर भूमि है, जिसका परिवार भूखा मरता है साल में लास्ट में जब गेहूं चावल खत्म हो जाता है, तो वो कैसे टैक्स देगा। तो टैक्स के ऊपर इसका बहुत डिपेंड करता है। पोलज समझ में आया, बहुत बढ़िया भूमि। परती, 1 आधा साल खेती फिर खाली, तो 1 या 2 साल के अंतराल पर खेती। भाई इस साल बोलिया, अगले साल खाली छोड़नी पड़ेगी। तो सोचो 2 साल का पेट भरना है 1 साल की फसल में, फिर अगले उससे अगले साल बोएंगे, फिर 1 साल खाली। तो ऐसी भूमि बहुत बढ़िया थोड़ी होती है, परती भूमि छोड़ देते हैं खाली। चाचा 3 से 4 साल में एक बार बोएंगे बस। तो सोचो कैसी हालत है कि 3-4 साल में एक बार फसल होगी, फिर 3-4 साल बाद खाली। उस टाइम पे उतना इकट्ठा कर लो कि 3-4 साल, और जब अगले बार नंबर आए क्या पता बारिश ना हो, तब ये कोई थोड़ी कि सिंचाई का बहुत बढ़िया सुविधाएं थी, इसलिए तो अकाल पड़ जाते थे। चाचा 3 से 4 साल के अंतराल पर खेती करते, 3-4 साल में एक बार। परती में क्या करेंगे, 1 साल में एक बार फिर छोड़ देंगे। पोलज बहुत बढ़िया, साल में 2 बार। बंजर खेती योग्य भूमि थी ही नहीं, जब खेती योग्य नहीं है तो फिर क्या करें। तो फिर ऐसे में राजा कुछ डेवलप कर देते थे, जहां फिर देखो टैक्स हर किसी से लेते थे। कोई पेंटिंग करता है ना तो उसको पेंटर के रूप में अपने यहाँ रख लेंगे। कोई मटके बनाता है तो उसको कहेंगे 30 दिन में से 29 दिन तू मटके बना, एक दिन तू राजशाही मटके बनाएगा। तो यानी सर्विस लेके भी राजमहल में किसी न किसी फॉर्म में, अगर टैक्स नहीं दे सकते ना, तुम कमाते नहीं हो तो काम करो राजा के लिए। तो आर्टिसन ऐसे काम किया करते थे। 4 प्रकार की भूमि समझ में आ गई, ये पेपर में आ जाएगी। दहसाला, किरोड़ी अलग चीज है, करोड़ी वो करोड़ रुपए इकट्ठे करेगा। दहसाला एक टैक्सेशन सिस्टम है, टोटल बंदोबस्त है जिसमें 4 प्रकार की भूमि है। पोलज ज है ना, उसमें जल खूब है, तो साल में 2 फसल। परती में 2 साल में एक बार खेती करेंगे, मतलब 1 साल करेंगे 1 साल खाली। इसके बाद चाचर क्या थी, 4 साल में 3-4 साल खाली छोड़ देंगे, फिर फसल कर लेंगे। और बंजर तो है ही बंजर, जिससे कोई टैक्स नहीं आना। ठीक है, इसके बाद मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई, जो सबसे ज्यादा रुपए ढाले गए, सर्वाधिक ढलाई, ये पूछ लेंगे, इसको लोग अकबर टिक कर देंगे। नहीं, अकबर से ज्यादा बड़ा एरिया किसका था, औरंगजेब का। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहेंगे तो अकबर टिक मत कराना, औरंगजेब टिक करना। तो सबसे ज्यादा सिक्के की ढलाई भी औरंगजेब के ही टाइम में हुई। तो सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय पर हुई। जिसके टाइम में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था ना, उसी के टाइम में सिक्के की ढलाई भी सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट, आना, ये सिक्का है, सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने कराया। इसी पर हमारी चवन्नी और अठन्नी, 4 आने 8 आने या 16 आने, सच्ची बात यहीं से चली हैं ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। इलाही सोने का सिक्का वो अर्थव्यवस्था में बहुत लिमिटेड था। चांदी का सिक्का अर्थव्यवस्था को अपनी पीठ पे हावी अर्थव्यवस्था को कैरी कर रहा था। दाम सबसे ज्यादा चलन की मुद्रा थी। शाहजहां ने आना चलाया था, 16 आने मतलब 1 रुपया, रुपया चांदी वाला, इलाही सोने वाला। ठीक है, तो अगर पूछे अर्थव्यवस्था का आधार तो चांदी टिक करना। मनसबदार, मनसबदार बताया ना, एक एरिया विशेष के हेड को सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। सैनिक तो मैंने बताया सेना रखते थे, ये जात सवार हमने देखा, जात से प्रतिष्ठा का पता चलता था, और सवार से आपके पास कितने घोड़ों की सेना है ये। तो मनसबदार का काम सैनिक रखने का भी था, और असैनिक में टैक्स भी इकट्ठा करते थे। मनसबदार ये भी अकबर की ही देन है। ठीक है, चलिए ये इसका एंड हुआ। अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मुगलों के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें मार्क्स नहीं कटवाना। और मुगल एक ऐसा टॉपिक है जो मान के चलो कि आएंगे ही आएंगे। मुगलों के ऊपर क्वेश्चन हर बार, पिछले पेपर उठा के देखो, अकबर के ऊपर, जहांगीर, शाहजहां, दिल्ली सल्तनत, ये पूछे जाते हैं। यानी दिल्ली सल्तनत मध्यकाल में से क्वेश्चन उठेगा तो ये टॉपिक जरूर उठेंगे। चलिए, अब आज मुगलों के बाद एक टॉपिक इन्हीं के साथ साथ जो पैरेलल पढ़ाना था, वो टॉपिक है हमारे देश में एक ऐसा बहुत बड़ा आदमी जिसने इंडिया के कल्चर को आगे बढ़ाने में बहुत कोशिश की, शिवाजी। शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी एक ऐसा नाम जो कि औरंगजेब से भी लड़ने से पीछे नहीं हटा। शिवाजी वो जिसने साउथ इंडिया में अपना दबदबा महसूस कराया। शिवाजी वो जिसने औरंगजेब के मामा तक को परास्त कर दिया। शिवाजी वो जिसने आदिल शाही के सिर पे इतनी घंटी बजाई कि आदिल शाही जो बीजापुर वाले थे, इनका दिमाग चल गया और ये बौखला गए, पागल हो गए कि ये कैसे एक लड़का इतना ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और उस टाइम में जब पूरे देश में डंका बजता था सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का, क्योंकि औरंगजेब जो कि कट्टर मुसलमान था, जिसने कि आदेश दे रखा था कि जबरन हिंदू धर्म को चेंज कराओ, खत्म कराओ, उस टाइम पे एक राजा के रूप में उभरना, महाराजा के रूप में उभरना बहुत बड़ी बात थी। अब ये शिवाजी कौन है, जिसकी कहानी सुन लेते हैं, फिर इसको कल किताबी भाषा से पढ़ेंगे तो टफ नहीं लगेगा। सीधे किताब पढ़ाऊंगी तो बहुत टफ है और वो याद भी नहीं रहता। अब ध्यान से समझना, आज की क्लास पे अगले 2 दिन तुम्हारे इजीली समझ में आ जाएगा, अगर आज की क्लास समझ में आई। अब देखो, ये जो पूरा भारत है, हम सिर्फ भारत को कंसीडर करेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं मुगलों के काल में भारत पर दिल्ली में या आगरा में या फतेहपुर सीकरी में जो बैठता था वो मेन आदमी होता था। जैसे किसी ने राजधानी आगरा रखी, किसी ने राजधानी फतेहपुर सीकरी बसाई, किसी ने दिल्ली में जाके अपना, किसी ने लाहौर में। अगर हम दिल्ली को कंसीडर करें मोटे तौर पर, क्योंकि सबके बारे में बात करना पॉसिबल नहीं होगा, जब दिल्ली में मेन आदमी बैठता था तो मेन आदमी अभी हम यहाँ कंसीडर करते हैं, क्योंकि शिवाजी पढ़ना है ना, शाहजहां को कंसीडर कर लेते हैं। शाहजहां क्योंकि इसी का बेटा है जो इसका दुश्मन बनेगा। शाहजहां के 4 बेटे थे,
मुराद, शाह शुजा और सबसे बड़ा दारा शिकोह और सबसे ज्यादा कट्टर जिसका नाम था औरंगजेब। तो उसने अपने कट्टर बेटे को साउथ की तरफ मुगलों के इलाके का, मान लीजिए मुगल इलाका था यहाँ, ये इसका सूबेदार बना। तू मुगलों का सूबेदार है। कौन? इसने भेज दिया औरंगजेब को कि जा संभाल साउथ इंडिया में, जब वो बच्चा ही था, वो ज्यादा बड़ा नहीं था अभी, कि जा तू वहां संभाल और साउथ में जो विद्रोह और ये सब कर रहे हैं ना, इनको तू अपनी सेना ले जा और सारे हथियार ले जा, तुझे इनको कंट्रोल करना ताकि ये हमारे एरिया से अलग ना हो जाए। तो औरंगजेब जो है इसको परेशान कौन करता था? यहाँ साउथ में ना दो साम्राज्य मैंने भी पढ़ाए नहीं है, वो पढ़ाऊंगी बीच में किसी दिन। एक था विजयनगर, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक था बहमनी। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम में थे। विजयनगर हिंदू था और बहमनी मुस्लिम इलाका था। ये यहीं साउथ की तरफ थे दोनों। पहले विजयनगर बना था 1336 में और उसके 11 साल बाद बना था बहमनी। विजयनगर धीरे धीरे खत्म हो गया, इसके ऊपर अटैक करके बहमनी ने इसको खत्म कर दिया और फाइनली बहमनी भी 5 इलाकों में बट गया, जिसमें से एक का नाम था बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। आज जो मेन बात करेंगे ना वो अहमदनगर की, ये सारा इसी इलाके में बटा हुआ है, कोई यहाँ ऐसे करके ये 5 हिस्से हैं। तो अहमदनगर, अहमदाबाद अलग है, अहमदनगर अलग। एक जगह है बीजापुर, एक जगह है गोलकुंडा और एक जगह है बीदर और एक है बरार। ये 5 हिस्से हैं। ये किसके टूटने के बाद बने हैं? बहमनी के। बहमनी और विजयनगर पहले अलग अलग थे। विजयनगर विजय से नाम दिख रहा है हिंदुओं का, बहमनी बहमन शाह हसन गंगू ने बनाया था, तो मुस्लिम इलाका था। फाइनली जाके पहले दोनों खूब चले, बढ़िया इन्होंने काम किया। राजा हम पढ़ेंगे कृष्णदेव राय तेनाली रामन के बारे में। फाइनली बहमनी ने विजयनगर पे कब्जा कर लिया। बहमनी भी 5 हिस्सों में टूटा, जिनमें से अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा और एक कौन सा रह गया? बीजापुर। बीजापुर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिल शाही यहीं के हैं। अब ये जो 5 है ना, इसमें से ज्यादा ताकतवर अगर कहें तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको, ये दुखी करेंगे। और मेनली बीजापुर, बीजापुर का जो राजा है ना वो आदिल शाह है, मुस्लिम है ये आदिल शाह, और इसके जो पूरे आगे आएंगे वो आदिल शाही कहलाएंगे। तो इस इलाके में आदिल शाही हैं जो कि टाइम टू टाइम बहुत परेशान करते हैं मुगलों को भी। मुगलों की बात नहीं मानते वो। तो मुगलों के राजा ने, मतलब बादशाह ने, जो दिल्ली में बैठा, अपना बेटा भेजा औरंगजेब और कहा औरंगजेब तू जाके साउथ में संभाल और ये आदिल शाह जो है ना इनको तू सीधा रख, कहीं हमारे खिलाफ विद्रोह करके और पूरे साउथ को हड़प ले। ये बात किसने कही है? शाहजहां ने। किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब चला गया। औरंगजेब याद करो 1658 में राजपाट संभालता था। ये उससे पहले की घटनाएं हैं, जब ये यंग था, जब ये 17, 18, 16 साल का था, तब इसको साउथ में भेज दिया। अब साउथ में ये गया तो मुगलों में अब हम लोग बात करेंगे सीधे औरंगजेब की। औरंगजेब से शिवाजी को जोड़ना है क्योंकि उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने देखा था। औरंगजेब यहाँ गया। औरंगजेब जब यहाँ गया तो शिवाजी बच्चे थे, बहुत छोटे थे। अब शिवाजी को देखो इससे जोड़ेंगे। शिवाजी का जन्म हुआ है 1627 में। शिवाजी के पिता जो है ना, इसके पिताजी जो आदिल शाही है ना, यहाँ पर मैंने अभी बताया ना 5 थे, ये बहुत बहुत पुराने हैं। इनके बाद यहाँ 5 थे, इनमें से एक ताकतवर है जिसका नाम है आदिल शाह। उन्हीं का वंश चल रहा है आदिल शाही। ये बीजापुर, बीजापुर इसके सुल्तान टाइप मान लीजिए, मुस्लिम ताकतवर राजा जिसका डंका बजता था आसपास में। तो यहाँ पे बीजापुर के आदिल शाही ने धीरे धीरे करके, जो यहाँ पहले भी हिंदू थे, हिंदू तो पूरे देश में फैले हुए थे, लेकिन अब जिसका राज है उसी की तो नौकरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ के जो इस इलाके के हिंदू वगैरह थे ना, जो ताकतवर समझदार टाइप के लोग थे, वो धीरे धीरे करके इनकी सेनाओं में भर्ती हो गए और जो लायक थे वो ऊपर 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 आ भी गए। भाई लायकियत तो आदमी को नीचे थोड़ी दबने देगी। तो आदिल शाह के टाइम पर कई अच्छे हिंदू जो समझदार थे, ताकतवर थे, तेज दिमाग थे, वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए। शिवाजी के दादा भी उनमें से एक थे। तो शिवाजी के दादा जो थे ना, उनको आदिल शाही जो राजा था, उनका कोई सुल्तान, उसने खुश होकर तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, और उसकी प्रॉपर्टी दान में दी। एक प्रॉपर्टी मुफ्त पकड़ा दी, तब तो खाली जमीन थी, कह दिया ये तेरी है। वो पूना की जागीर थी, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पूना। तो ये पूना की जागीर इसके दादाजी को दे दी मुफ्त में, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था बीजापुर के राजा सुल्तान के लिए। तो वो जागीर मिल गई। कहते हैं यही बेस है शिवाजी का, यहीं से शिवाजी की प्रॉपर्टी आगे बढ़ती जाएगी। तो पिताजी को मिल गई है। अब पिता दादाजी एक्सपायर हो गए। पिता भी इतने ताकतवर नहीं थे कि इंडिपेंडेंट बन पाते, वो भी ठीक है चाकरी करने लग गए इनकी। भाई ठीक है, मैं हूँ राजा, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे पंगा ले पाऊं, मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा। जो इसके पिताजी थे ना शिवाजी के, उनका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, भोसले बेसिकली एक खानदान है पूरा। तो शाहजी भोसले ये हिंदू हैं और ये मुसलमान ताकतवर सुल्तान के अंडर एक बड़ी पोस्ट पर बैठ गए। इनकी पत्नी थी, इनकी शादी हुई, वो हुई जीजाबाई से। जीजाबाई कट्टर हिंदू हैं, कट्टर इन द सेंस वैसे तो अच्छी महिला से ये नहीं कहा दूसरे धर्म खराब है, लेकिन इसको ये था कि भाई हम जो हैं हिंदू हैं और क्यों मेरे हस्बैंड जो है वो चाकरी करते हैं इन सुल्तानों की, क्यों नहीं वो लड़ते इनसे। मतलब वो उसमें थी कि मेरा पति चाहे छोटी जागीर का मालिक बने लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो, वो अलग से राजा कहलाए, अपने इलाके का मालिक कहलाए, वो किसी का नौकर क्यों कहलाए जबकि वो लायक है। तो उसके जो ससुर थे उनको जो प्रॉपर्टी मिली थी वो चाहती थी कि इस प्रॉपर्टी जितने में तुम राज कर लो, मुझे नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा तुम महलात बनाओ, लेकिन तुम इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन शाहजी भोसले के मन में ये था कि अगर मैं इनसे पंगे लूंगा तो ये मुझे खत्म करवा देंगे। उनकी ताकत ज्यादा थी आदिल शाहियों की। तो शाहजी भोसले ने कहा देखो मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारे बेटे को मैं इंडिपेंडेंट इस चीज का प्रॉपर्टी का मालिक बना सकता हूं। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ 1627 में। पूना में एक जगह थी, एक किला था। अब इसकी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी इनकी कहानी। तो पूना के शिवनेर का किला था, एक शिवनेर का किला, यहाँ पे जन्म हुआ था शिवाजी का। तो शिवाजी का जन्म हुआ शिवनेर के किले में, शिवाजी का जन्म, और ये सन था 1627, 1627 में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी शाहजी भोसले जो एक तरह से चाकरी करते हैं सुल्तान की साइड वाले की, आदिल शाह की, बीजापुर वाले की, और इनकी माँ जीजाबाई जो खुश नहीं है इस काम से। तो इनके पिताजी ने क्या किया, जब लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ, 12 साल का, महज 12 साल का, तो शिवाजी को एक और इसका नाम बता दूं, शिवाजी क्यों रखा, ये जो शिवनेर है ना किला, यहाँ पे कहते हैं एक कोई देवी थी शिवनेरी,
तो इनकी माँ जो थी उसकी बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने शिवनेरी देवी के नाम पर अपने बेटे का नाम शिव से शिवाजी कर दिया। ठीक है, तो शिवाजी का जन्म हुआ जब ये सिर्फ 12 वर्ष के थे। तो पिताजी ने इनको कहा कि देखो भाई, मेरे पास तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, मेरे पास है प्रॉपर्टी, ये जो मेरे पिताजी को मिली थी पूना की जागीर, ये मैं तुम्हें दे दूंगा। तो शिवाजी को 12 साल में पूना की जागीर मिल गई पिताजी से। अब माँ जो थी उसके ख्याल बिल्कुल अलग थे, वो कभी खुश थी ही नहीं कि ऐसे हम लोग इनके यहाँ नौकरों की तरह काम करें। तो वो अपने बेटे को लेके कि भाई ठीक है, ये जागीर का मालिक है, मैं इसके साथ ही रहूंगी। तब 12-13 साल ना उम्र थोड़ी बड़ी मानी जाती थी। हमने पढ़ा था बाबर भी 12-14 साल में ही राजपाट संभाल गया था, 13-14 साल में अपना अकबर पढ़ा था हमने। तो ऐसे ये 12 साल में इसको जागीर मिल गई, बच्चा ही है अभी, जागीर लेके माँ, और कहा कि भाई बच्चा छोटा है, कोई मार मुंह ना दे इसको कि भाई इतना छोटा बच्चा जागीर का मालिक है, मार दे कोई। तो इसलिए इसका हेल्पिंग हैंड बन के इनके एक दोस्त गए, इसके पिताजी मतलब शाहजी भोसले के एक दोस्त हैं, दादा कोंडदेव नाम है उनका। ये कोई दादा नहीं है, दादा बस इनका नाम है। ये किसके फ्रेंड है? इसके पिताजी के, यानी शाहजी भोसले ने अपने दोस्त को कहा कि यार मेरा बेटा छोटा है और इसकी माँ जो है ये और मेरा बेटा मिलकर हो सकता है भी काम संभालना पाए, 2-4 साल तो इनकी केयर करती हो, तो तू इनके साथ चला जा। तो दादा कोंडदेव शिवनेर का जो इलाका था, पूना का जो इलाका बेसिकली, यहाँ की प्रॉपर्टी के मालिक बन के, संरक्षक बन के, किसके संरक्षक? शिवाजी के। और ये इसकी माँ चले गए और यहाँ जाके देखा तो जो इलाका मिला था ना, वो लगभग बंजर इलाका था। बंजर इलाका, अच्छा इलाका कोई क्यों देगा किसी को? वो जो आदिल शाह है वो पागल थोड़ी है जो अच्छा इलाका दे। मतलब उसके दादा को भी खराब से फालतू पड़ा था, जंगल थे थोड़े बहुत, या फिर पूरा जो पहाड़ी इलाका है जिसमें की खेती नहीं हो सकती, तो बंजर बराबर भूमि थी, पहाड़, गंदगी, चारों तरफ बुरा हाल था। यानी यहाँ पे कोई टैक्स इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है, यहाँ जनता भी नहीं है, अभी प्रजा भी उतनी नहीं है, प्रजा तो टैक्स देती है, प्रजा राजा को बड़ा बनाती है। तो बंजर बराबर भूमि थी, मतलब बहुत मेहनत के बाद तो खेती हो सकती थी, अदरवाइज खेती करके पैसा नहीं कमा सकते, पेट भरने का साधन नहीं था। तो बड़ी दिक्कत आई। अब 12 साल का वो बच्चा, संरक्षक और माँ तीनों ने डिसाइड किया कि जो भी हो गिर के पढ़ के जितना कमा लेंगे, लेकिन किसी के नौकर नहीं बनेंगे, हम रहेंगे यहीं पे। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मशक्कत की, इन पहाड़ियों को काटा, जमीन को बराबर किया, फिर जैसे तैसे करके इन्होंने पानी की व्यवस्था की, क्योंकि इस इलाके में पानी भी नहीं था। ये मुंबई का जो इलाका है ना, इसमें तो खूब बारिश होती है, लेकिन महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में बारिश नहीं है, उबड़ खाबड़ पूरा इलाका पड़ा था, कुछ नहीं था, यहाँ कोई सुविधा नहीं। इन्होंने उस बंजर भूमि को बहुत मेहनत करके उपजाऊ बनाया, पहला काम, क्योंकि अगर चीज उपजाऊ होगी तो वहां प्रजा रह सकेगी, और प्रजा रहेगी, प्रजा खेती करेगी तो प्रजा ही टैक्स देगी, जब प्रजा टैक्स देगी तो उससे सेना बनेगी, सेना बनेगी तो हथियार बनाए जाएंगे, हथियार और सेना के दम पे आसपास के राजाओं के ऊपर अटैक करके उनकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, फिर प्रॉपर्टी और बढ़ेगी। यानी एक शुरुआत तो होती है कि यहाँ पे लोग रहें, तो यहाँ खाने कमाने का साधन तो हो, फिर धीरे धीरे करके जैसे कुछ प्रजा इनकी हुई, आई थी इनके साथ, जैसे 100 लोग आ गए, फिर धीरे बढ़े, फिर देखा भूमि अच्छी बना ली, मेहनत की, कई साल लग गए। तो ये सब काम करते करते फाइनली जाके धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट हो गया, और फिर इसके दिमाग में आया कि एक सेना बन गई, छोटी सी, मुट्ठी भर, अभी ज्यादा कुछ नहीं है, मुट्ठी भर सेना है, पेट भरने लायक कमाने लग गए, थोड़ा बहुत लोग टैक्स भी देने लग गए, छोटे से एरिया का मालिक है। तो इसके दिमाग में आया प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाई जाए। तो प्रॉपर्टी पे आसपास के इलाके में या तो मुगलों का राज है छुटपुट इलाके पे, या फिर नीचे वो आदिल शाह। अब ये दोनों टक्कर के हैं, आदिल शाह भी और मुगल भी, ये दोनों लड़ते रहते हैं। मुगल आदिल शाह के ऊपर अटैक करता है, आदिल शाह वाले मुगलों के ऊपर, तो दोनों आपस में टकराते हैं और दोनों का ध्यान एक दूसरे को खत्म करने पे लगा हुआ है। इसका फायदा मिलेगा इस पूना की जागीर के यंग लड़के को। ये देखेगा दोनों लड़ते हैं, इनको तीसरे से कोई मतलब ही नहीं, ये धीरे 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 करके छुटपुट एरिया हड़पने लगेगा कि यहाँ किसी का ध्यान ही नहीं है, मैं इनको जीत लेता हूँ, और छोटे छोटे किले जीतने लगेगा ये, बहुत छोटे छोटे। इसने सबसे पहला जो किला जीता वो था सिंहगढ़ का किला, ये एग्जाम में आ जाएगा, सिंहगढ़ का किला। किला जीतने का मतलब समझे, किला किसी ने अपनी लागत से बना रखा था, तो मुगल ने, आदिल शाही ने, वो जीत लिया। अब उनका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि इतने छोटे छोटे ढेर किले हैं, 100-200 किले छुटपुट से बना रखे हैं, जहां वो हथियार रखते हैं, छोटी सी सेना की टुकड़ी रखते हैं। तो किलेदार को इसने किसी भी तरह किसी को बहकाया, किसी को मारा, फाइनली जाके वहां बैठ गया, भाई ये किला मेरा है। तो जो ये नीचे वाले लोग होते हैं ना, ये सैनिक वैनिक, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई हमारा वो राजा हो या तू राजा, हमें लड़ना है बस, तो हम तुझे उसको ना मान के तुझे राजा मान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो इसने धीरे धीरे करके ऐसे आसपास के किले, अब इस पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा समझे, क्योंकि मुगलों को दिख रहा है कि हमारा दुश्मन कौन, आदिल शाह। आदिल शाह को क्या दिख रहा है, हमारा दुश्मन कौन, मुगल। इनकी आपस में इतनी लड़ाई है कि उसका फायदा छोटे छोटे ये किले जीत जीत के ये लड़का उठाता जा रहा है। ये दिख रहा है सबको, लेकिन लोग इसको देखा है कोई छोटा मोटा लड़का, क्या फर्क पड़ता है, हमारा टारगेट है मुगल को खत्म करना, हमारा टारगेट है आदिल शाह को खत्म करना। तो उसका फायदा इसने उठाया और धीरे धीरे करके पहला किला जीता सिंहगढ़ का, फिर धीरे धीरे करके कहते हैं 100 किले जीत लिए, किले जीतते गए। इसी दौर में जब ये सब चल रहा था, आदिल शाही का पूरा ध्यान तो मुगलों पे है, लेकिन इसी टाइम पर मुगल जो हैं 16, अब ये देखो 1627 में ये पैदा हुआ, 12 साल का कब रहा होगा, 39 में ना 12 साल का था, 1640 में इसकी शादी कर दी, इसका विवाह कर दिया इसकी माँ ने, शिवाजी की माँ ने, क्योंकि इनको ये था कि भाई अगर हम विवाह कर देंगे तो एक परिवार हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और उसकी थोड़ी धाक चलेगी। तो अच्छे घर में शादी कर दी अपने बेटे की 13 साल में। सालबाई, कहीं कहीं साईबाई भी लिखा है, कहीं कहीं सालबाई इनकी पत्नी है, सालबाई या साईबाई, ये एक ही महिला है, ये इनकी पत्नी है। तो पत्नी आने का ये हो गया कि भाई इनकी जो फैमिली थी, वाइफ जिस फैमिली की थी, वो भी एक हेल्पिंग हैंड बन जाएंगे उस बच्चे के लिए। तो एक तरफ दादा कोंडदेव है, एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी का परिवार हो गया। महज 13 साल की उम्र में शादी हुई थी और फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी बढ़ाने लगे। इस टाइम पे अगर हम देखें औरंगजेब को, तो औरंगजेब पैदा हुआ था 1618 में, तो ये लगा लो उसके थोड़ा टाइम बाद ही, 9 साल बाद ही जन्म हो गया था शिवाजी का। तो समकालीन ही तो हुए ना, ये 12-14 साल का है, तो लगा लो वो 20 साल का होगा। अब वो साउथ की तरफ सूबेदार है और इसकी इच्छा है कि मैं अपने पिताजी की दी हुई छोटी सी संपत्ति को बढ़ाता चला जाऊं। तो 13 साल में शादी हो गई थी। इसकी जो माँ है ना, जीजाबाई, वो कहते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव शिवाजी पर अपनी माँ का था। माँ एक बहुत ज्यादा पतिव्रता और बहुत ही ज्यादा अच्छे चरित्र की महिला थी, और इसने बचपन से शिवाजी को, बहुत छोटे से को ही, सारी की सारी रामायण, पूरे के पूरी महाभारत, या जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं ना, जिनमें कि हम बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं ले सकते